नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 29वां लेक्चर यानी पार्ट 29वां करने जा रहे हैं। अपने बुक्स ले रही है एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर आपको बताया था हम अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे जो अपने जस्ट पहले अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ी थी अपने जो पिछले लेक्चर के अंदर, वो पढ़ी थी अपने आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की दीपिकाएं। तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं के इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन और पैंक्रेटिक जो पेप्टाइड है उसके बारे में अपने डिस्कस किया था। उसके बारे में हमने समझा था कि क्या कार्य है, कैसा उनका प्रभाव रहता है। आज अपने जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अपनी नेक्स्ट जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो गोनाड्स। कौन सी है? गोनाड्स, जनद जिनको कहा जाता है। जनद भी अपने आप में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, क्योंकि जनद का मतलब हम ये समझते हैं कि जनद वे अंग होते हैं जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, और अपने ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या इनका कोई एंडोक्राइन रोल भी होता है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो जनन जो है जनन की क्रिया तो करते ही करते हैं, यानी जनन दो होते हैं, नर के वर्षण, नर में क्या होते हैं? वर्षण, और मादा में क्या होते हैं? अंडाशय। जनन का मतलब यही होता है, क्योंकि जनन दो प्रकार के होते हैं। एक तो मुख्य जनन होते हैं और एक होते हैं सहायक जनन। यानी जनन का मतलब जननांग बोल रहे हैं हम, तो मुख्य जननांग और सहायक जननांग। तो वर्षण के अंदर, नर के अंदर मुख्य जननांग कौन सा है? वर्षण। और मादा के अंदर मुख्य जननांग कौन सा होता है? अंडाशय। तो ये जनन की क्रिया तो करते ही हैं, क्योंकि नर के अंदर वो जो वर्षण है वो शुक्राणु निर्माण तो करता ही करता है, साथ में अंडाशय जो होता है वो अंडाणु निर्माण की क्रिया करता है। अब वर्षण जो है वो शुक्राणु निर्माण के साथ साथ एंडोक्राइन रोल भी अदा करता है, या एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। इसी तरह मादा में जो अंडाशय है अंडाणु निर्माण तो करता ही करता है, साथ में एंडोक्राइन रोल भी अपना अदा करता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें हार्मोन्स की, तो जो जनन के द्वारा जो हार्मोन्स होते हैं उनको सेक्सुअल हार्मोन्स कहते हैं, सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। ये स्रावित होते हैं। अब सेक्स हार्मोन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जो अभी तक सुनते आ रहे हैं वो यही है कि भी जो जनन हार्मोन है, नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन है, मादा के अंदर मुख्य एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। इनकी बात हमने की है, आपने सुना भी है। तो उन्हीं के बारे में आज थोड़ा सा अपने यहाँ पढ़ना है। तो इनके हमें किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, निर्माण कहाँ होता है, और इनका क्या क्या कार्य है, नर के अंदर क्या कार्य है, मादा के अंदर क्या कार्य है, उनकी हम बात करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ कि जो जनन हार्मोन होते हैं, जो अपने जनन हार्मोन जो हैं, इनकी बात अपने आज करने जा रहे हैं। तो क्लियर हो गएगा, जनन हार्मोन वे हार्मोन जो जननांगों के द्वारा स्रावित होते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो जनन हार्मोन जितने भी होते हैं ये स्टीरॉइड्स होते हैं, क्योंकि अपने पहले डिस्कस किया था कि स्टीरॉइड हार्मोन कौन से होते हैं। वे हार्मोन जो कि कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, वसा विलेय होते हैं, उत्तेजक या उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, वो हार्मोन सारे क्या कहलाते हैं? स्टीरॉइड हार्मोन। तो पहली बात तो क्या होते हैं? ये स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं। कौन से होते हैं? ये स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न होते हैं। किसके व्युत्पन्न होते हैं? कोलेस्ट्रॉल के व्युत्पन्न होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं। और वसा में क्या होते हैं? ये विलेय होते हैं। उसके अलावा यदि हम इनकी बात करें कि ये जो हार्मोन है क्या यही स्टीरॉइड है, तो यही स्टीरॉइड नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हैं उसके जो हार्मोन्स अपने बात की थी, मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, सेक्स हार्मोन, वो भी किसकी प्रकृति में आते हैं? स्टीरॉइड की प्रकृति में आते हैं। अब यदि हम बात करें जनन हार्मोन जो हैं, इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जननांगों का विकास तो ये करते ही करते हैं, साथ में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसी क्रियाओं का भी ये नियंत्रण करते हैं, जिनको अपने आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब जनन हार्मोन के अंदर अपने सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं टेस्टोस्टेरोन। हम पहले कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन। हम पहले बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन की। तो टेस्टोस्टेरोन जो है इसकी यदि हम बात करें तो उससे पहले यदि हम थोड़ा सा जिक्र कर लें कि जो मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। अब देखिएगा एक शब्द आता है नाम एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। एंड्रोजन का मतलब ये होता है कि
एंड्रोजन वे नर हार्मोन्स होते हैं या एक नर हार्मोन्स का समूह होता है जिसके अंदर एक से अधिक हार्मोन होते हैं या इंक्लूड किए जाते हैं एक से अधिक हार्मोन। तो यदि हम बात करें एंड्रोजन की, तो एंड्रोजन का मतलब होता क्या क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। दूसरा है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। और तीसरा मतलब ये होता है एंड्रोस्टेनिडियोन। तीसरा कौन सा होता है? एंड्रोस्टेनिडियोन। तो ये तीनों हार्मोन मिलकर के क्या कहलाते हैं? एंड्रोजन। और नर हार्मोन ही क्या कहलाते हैं? एंड्रोजन कहलाते हैं। तो एंड्रोजन का मतलब टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेनिडियोन। अब आपको मैं बताता हूँ कि नर के अंदर क्या होते हैं, वर्ण जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ये तो कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से लेकर के जो है लेकर के किसका निर्माण करते हैं? प्रोग्नेनोल का निर्माण करते हैं। प्रोग्नेनोल जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन का पूर्ववर्ती पदार्थ होता है और प्रोग्नेनोल जो है आगे जाकर के टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोलेस्ट्रॉल से जो अपने टेस्टिस हैं वो प्रोग्नेनोल का निर्माण करते हैं। प्रोग्नेनोल आगे जाकर किसका निर्माण करता है? किस में चेंज हो जाता है? टेस्टोस्टेरोन में। अब होता है क्या स्टूडेंट्स, जो अपने ये टेस्टोस्टेरोन बनता है और टेस्टोस्टेरोन फिर कुछ जननांग, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोस्टेट ग्रंथि, और यहाँ पर यदि हम बात करें सेमिनल वेजाइकल, उसके अलावा आपका पेनिस, उसके अलावा स्किन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन बन गया, बनने के बाद में क्या होता है, ये टेस्टोस्टेरोन जो है टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन। जुड़ने के बाद में टारगेट ऑर्गन तक जाता है। अब टारगेट ऑर्गन टेस्टोस्टेरोन के क्या होते हैं? बहुत तरह के होते हैं, जैसे अस्थियाँ होती है, आरबीसी होती है, मांसपेशियाँ होती हैं, जननांग होते हैं, उसके अलावा त्वचा होती है। तो वो सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन बनता कहाँ है? वृषण में बनता है। वृषण में बन गया, बनने के बाद में क्या होता है, ये टीबीजी टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद में ये कहाँ पर जाता है? टारगेट ऑर्गन के साथ ऑर्गन में जाता है। अब टारगेट ऑर्गन में जब जाता है तो जो टेस्टोस्टेरोन है, सेमिनल वेजाइकल है, पेनिस है, स्किन है, वहाँ जाकर के किस में चेंज हो जाता है? रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में चेंज हो जाता है। और प्रोस्टेट ग्रंथि में जाकर के टेस्टोस्टेरोन किस में चेंज हो जाता है? एंड्रोस्टेनिडियोन के अंदर, और वहाँ जाकर के अपने कार्य को संपन्न करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये सारे जो हैं जननांग जिनका अलग अलग कार्य सेमिनल वेजाइकल शुक्राणुओं का संचय करके उनको 70% सीमन का निर्माण करती है, पेनिस संकलन का कार्य करती है, स्किन जो है ये जो है अपने प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो इन सब के अंदर टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के रूप में कार्य करता है। और जबकि प्रोस्टेट ग्रंथि जो कि 30% सीमन का निर्माण करती है, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन एंड्रोस्टेनिडियोन के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। तो इस प्रकार जो है टेस्टोस्टेरोन जो है ये अपने अलग अलग टारगेट ऑर्गन में जाकर के डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेनिडियोन के अंदर चेंज होकर के अपने कार्य को संपन्न करता है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि अपना जो टेस्टोस्टेरोन है बनने के बाद में 15 से 20 मिनट तक के रक्त में रहता है। उसके बाद में ये क्या है? टारगेट ऑर्गन से क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। और उसके अलावा मैं एक बात बता देता हूँ कि जो टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा रक्त में जुड़ी मतलब रक्त में पड़ी रहती है, जो टारगेट ऑर्गन तक नहीं जाती है, वो आगे क्या है कि लीवर में जाकर के एंड्रोस्टेरोन की और डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन के अंदर क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और फिर उसको क्या किया जाता है कि पित्त में चेंज कर दिया जाता है या मूत्र के रूप में चेंज कर दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ जुड़ता है वो तो टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। और टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाती है तो वो रक्त में पड़ी रहेगी, और रक्त में पड़ी वो क्या करती है? लीवर तक पहुंचा दी जाती है। और लीवर में क्या होता है? एंड्रोस्टेरोन और डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, यानी एंड्रोस्टेरोन और डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, ये दोनों जो हैं ये लीवर में बनते हैं।
दोनों कहाँ बनते हैं? लीवर में। और लीवर में क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन रक्त में पड़ा रहता है और जो टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाए तो रक्त में रहेगा, उसको रक्त क्या करता है? लीवर में ले जाता है और लीवर में ले जाकर के एंड्रोस्टेरोन और डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन में चेंज कर देता है। और ये दोनों के दोनों फिर क्या किए जाते हैं? लीवर के अंदर लीवर सेल्स जो है इनको डिग्रेड कर देती है। करने के बाद में ये तो पित्त के अंदर पड़े रहते हैं ये, या मूत्र के साथ क्या कर दिया जाता है? इनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये अपने जो अभी बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे थे? अपने टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो है इसका कार्य क्या है। अब टेस्टोस्टेरोन का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की यदि हम बात करें तो सबसे पहला कार्य तो टेस्टोस्टेरोन का क्या काम करता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि भ्रूणीय अवस्था में जब 7वें सप्ताह में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन बनने लग जाता है भ्रूण के अंदर। तो उस समय क्या होता है, यदि हम कार्य की बात करें, कार्य या फंक्शन की यदि बात करें तो पहला फंक्शन क्या है कि भ्रूण में जो 7वें सप्ताह होता है, तो 7वें सप्ताह में क्या होता है कि दो तरह के डक्ट का डेवलपमेंट होता है, या यूँ कहते हैं दो प्रकार की डक्ट पाई जाती है, मुलेरियन डक्ट और वोल्फिन डक्ट। कौन कौन सी होती है? मुलेरियन डक्ट और वोल्फिन डक्ट, दो तरह की डक्ट पाई जाती है। मुलेरियन डक्ट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट करती है, जबकि वोल्फिन डक्ट जो होती है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या करती है? डेवलपमेंट करती है। अब देखिएगा भ्रूण के अंदर ये दोनों मौजूद होती है, तो टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा उस समय कि जो अपनी मुलेरियन डक्ट है, इस मुलेरियन डक्ट के विकास को रोक देता है और वोल्फिन डक्ट के विकास को क्या कर देता है? जारी रखता है। अब देखिएगा कि भ्रूण के अंदर क्या होगा कि ये क्रिया चलती रहेगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब यहाँ फैलोपियन ट्यूब है, ओवरीज है, इनके विकास को क्या कर देता है? रोक देता है, जिसके कारण क्या है? इनका विकास वहीं रुक जाता है और केवल वोल्फिन डक्ट का विकास शुरू होता है, जिससे मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है जैसे वासा डिफरेंस है, सेमिनल वेजाइकल है, टेस्टिस, उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो वोल्फिन डक्ट का जो डेवलपमेंट है वो भ्रूणीय अवस्था में किसके द्वारा कंट्रोल होता है? टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन का वैसे तो जो कंट्रोल है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है, पर जब तक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं बनता है एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा, तो उस दौरान जो है भ्रूणीय अवस्था के अंदर HCG जो हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो कि प्लेसेंटा द्वारा बनता है, ये टेस्टोस्टेरोन के क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण करता है। और जब बाद में बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद में प्यूबर्टी स्टेज आती है, प्यूबर्टी स्टेज आने के बाद में एडिनो हाइपोफाइसिस का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनना जब शुरू हो जाता है, तो उस समय क्या करता है कि वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन के निर्माण की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो पहला तो अपने कार्य यदि लिखे तो इसका पहला कार्य तो क्या है? यही है टेस्टोस्टेरोन का, क्या? भ्रूण में मुलेरियन डक्ट के प्रभाव को रोकना व वोल्फिन डक्ट के विकास को प्रेरित करना। पहला कार्य इसका यही है, किसका? टेस्टोस्टेरोन का पहला कार्य इसका यही है कि ये जो है नर्स जो है उसके अंदर वो भ्रूण के अंदर मुलेरियन डक्ट के प्रभाव को रोकना और वोल्फिन डक्ट के विकास को क्या करता है? प्रेरित करता है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो ये जो नर जननांग है, दूसरा जो इसका कार्य है, नर जननांग जैसे वर्षण, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, उसके अलावा शीशन, पेनिस के विकास या डेवलपमेंट को प्रेरित करना, विकास को प्रेरित करता है, विकास को प्रेरित करता है। दूसरा इसका कार्य ये है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि मनुष्य में, अब आपको एक बात बताता हूँ थोड़ी सी, मैं पहले इसके फिर इसके उतने लिखते हैं कि मनुष्य के अंदर क्या होता है कि जो वर्षण है उनका डेवलपमेंट उदर गुहा के अंदर होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। शायद ये बात आपको पता भी होगी, नहीं पता है तो आज अपन इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि मनुष्य के अंदर जो है डेवलपमेंट होता है किसका? टेस्टिस का। वो कहाँ पर होता है या निर्माण कहाँ होता है?
उदरगुहा केंद्र होता है। उदरगुहा केंद्र क्या होने के बाद में वो भ्रूण के 7वें महीने में उदरगुहा में होते हुए वृषण कोष में आते हैं, और वृषण कोष और उदरगुहा के बीच में क्या होता है, इग्विनल कैनाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इग्विनल कैनाल। किसके बीच में? बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी एंड सेक्रोटल सैक या टेस्टिस सैक के बीच में जो नलिका पाई जाती है, जो छिद्र पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? इग्विनल कैनाल। अब ये इग्विनल कैनाल का काम क्या है कि ये जो वृषण है उनका निर्माण कहाँ हुआ है? उदरगुहा में। तो उदरगुहा से वृषण जो है इग्विनल कैनाल से होते हुए वृषण कोष में नीचे की ओर आते हैं। और वृषण कोष क्यों पाए जाते हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए नर के अंदर, क्योंकि वृषण कोष का जो तापमान है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम होता है, और उस तापमान पे शुक्राणुओं का निर्माण आसानी से हो सकता है, इसलिए वृषण कोष पाए जाते हैं। इसलिए मनुष्य के अंदर क्या होता है कि वृषण कोष का पाया जाना आवश्यक है ताकि शुक्राणु निर्माण होता रहे। तो मनुष्य में जब उदरगुहा से वृषण कोष में वृषण आते हैं तो उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? टेस्टोस्टेरोन। तो मनुष्य में भ्रूणीय अवस्था के 7वें माह में वृषण उदरगुहा से वृषण कोष में टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव के कारण उतरते हैं। टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव के कारण उतरते हैं। ये भी इसका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यदि वृषण उदरगुहा में रह जाएंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे गोपिक वृषण था जिसको कहते हैं, क्रिप्टोक्रीडिज्म की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और क्रिप्टोक्रीडिज्म क्या है? वृषण का उदरगुहा में नया अपना क्रिप्टोक्रीडिज्म कहलाता है। और क्रिप्टोक्रीडिज्म यदि उत्पन्न होगा तो उससे क्या होता है? एजोस्पर्मिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। एजोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है कि उदरगुहा का तापमान 2 से 3 डिग्री ज़्यादा है वृषण कोष की तुलना में, इसलिए उस तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो इसलिए शुक्राणु निर्माण नहीं होगा। तो शुक्राणु निर्माण नहीं होगा तो जिससे बंध्यता की स्थिति आ जाएगी, यानी एजनंस में रह जाता जंतु, तो ये स्थिति घातक है। इसलिए मनुष्य में जो वृषण कोष में आना किस पर डिपेंड करता है? टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंड करता है। उसके अलावा यदि हम बात करें, अगला जो इम्पोर्टेंट कार्य है, ये जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उनके विकास को प्रेरित करता है। मनुष्य में सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स के डेवलपमेंट को प्रेरित करता है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर आपने देखा होगा कि जैसे मैं बता देता हूँ, जनरल है चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, उसके अलावा चेस्ट यानी छाती जो होती है उसके अंदर बालों का विकास होना, प्यूबिक एरिया के अंदर बालों का हेयर्स का विकास होना। उसके अलावा यदि हम बात करें आवाज़ का भारी होना, पुरुषों की जो अस्थियां होती हैं, पेशियां होती है, महिलाओं की तुलना में मजबूत होती है। उसके अलावा आरबीसी की संख्या पुरुषों में महिलाओं की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। प्रोटीन संश्लेषण की दर अधिक होती है। तो ये सारे के सारे कौन से लक्षण हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। इन सब का विकास किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण। तो इसका यदि हम बात करें कौन कौन से होते हैं, इसमें पहला पॉइंट कौन सा है? प्यूबिक क्षेत्र में रोम का विकास होना। दूसरा क्या है? चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना। अगला क्या है? चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना। अगला क्या है? चेस्ट एरिया में, चेस्ट पर बालों का विकास होना। अस्थियों का मजबूत होना। क्यों होती है अस्थियां? क्योंकि जो ये टेस्टोस्टेरोन है ये कैल्शियम के डिपोजिशन को बढ़ा देता है अस्थियों में, जिससे अस्थियां क्या हो जाती है? मजबूत होती है। अस्थियों को मजबूत होना, पेशियों का मजबूत होना, आरबीसी की संख्या अधिक होना, महिलाओं की तुलना में अधिक होना,
तुलना में अधिक होना। उसके अलावा यदि हम बात करें जो है प्रोटीन संश्लेषण की दर क्या होती है, अधिक होती है। प्रोटीन संश्लेषण की दर अधिक होना, दर अधिक होना, बीएमआर का अधिक होना। बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है, क्योंकि महिलाओं की तुलना में पुरुषों का शरीर अधिक मजबूत होता है, जिसके कारण वो अधिक शारीरिक परिश्रम कर सकते हैं। इसके कारण क्या होता है कि उनको जो ऑक्सीजन कंजप्शन है वो अधिक चाहिए, ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है, जिससे सब सुंदर भी ज़्यादा होती है। उसके अलावा एटीपी निर्माण भी अधिक होता है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट भी क्या होती है, अधिक होती है इस कारण से। और साथ में प्रोटीन संश्लेषण की दर भी क्या होती है, अधिक होती है। तो ये जो सारे कार्य हैं, ये सारे कार्य किसके हैं, टेस्टोस्टेरोन के हैं। अब टेस्टोस्टेरोन जो है ये जो है पुरुषों के अंदर ये मुख्य कार्य संपन्न करता है। अब यदि हम बात करें टेस्टोस्टेरोन का जो नियंत्रण है, तो टेस्टोस्टेरोन का नियंत्रण मैंने बताया था कि ये जो नियंत्रण है ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। पीयूष ग्रंथि जो दो प्रकार के हार्मोन्स बनाती हैं, एक FSH RF और एक FSH और एक कौन सा होता है, LH हार्मोन। ये दोनों हार्मोन बनते हैं और ये दोनों हार्मोन किसके कंट्रोल में रहते हैं, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में रहते हैं। और हाइपोथैलेमस किस प्रकार कंट्रोल करती है, जिसका जिक्र हम अपनी चित्र के द्वारा करते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन कैसे बनता है उसको मैंने बताया, फिर टेस्टोस्टेरोन के क्या क्या फंक्शन है उसको हमने अभी डिस्कस किया है। अब बात करते हैं कि कंट्रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन ह्यूमन बीइंग, यानी मनुष्य के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन उसका नियंत्रण किस प्रकार होता है, कौन करता है, इसकी हम बातें करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होना चाहिए कि पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है और पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करती है। ये बात अपने अभी तक पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है देखिएगा कि जो पीयूष ग्रंथि है उसके द्वारा FSH RF और LH RF हार्मोन्स स्रावित होते हैं। ये हार्मोन्स जो हैं पीयूष ग्रंथि को प्रभावित करते हैं और पीयूष ग्रंथि जो है